Hi everyone. Good morning. Can you guys hear me and see the screen? Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. All right. Good morning everyone. Generally कितने students attend कर रहे हैं आज से आपका? So 70. accordingly we can start our session. तो start कर दे. हाँ सब स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है. All right. So I hope everyone has this information that today's lecture was about this chapter called. This is a chapter which is something which is taken towards almost the end of the physical chemistry track. तो आप लोगों का ये सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर लाइक एक बार कवर हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं जस्ट हुआ टू है. गेट एन आइडिया. नो सर, नहीं हुआ. सिर्फ न्यूक्लियर हुआ है और बाकी फिजिकल पूरा हुआ है. ओके, ठीक है. सो विद द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर एक ये इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड समझ लो. ठीक है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ मॉडरेट वेटेज चैप्टर. ठीक है. मॉडरेट वेटेज एज वेल एज मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, क्योंकि इस चैप्टर में मेजरली थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं. एक दो पार्ट है जहां पर आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बट मेजरली जो चैप्टर है वो थर्ड दो हाफ्स में मैंने डिवाइड करा होगा. एक पहला हाफ रहेगा विच विल टॉक अबाउट द एड्सॉर्प्शन, अ कॉन्सेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन. ठीक है. ये वाला पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, दैट व्हाट डज एड्सॉर्प्शन मीन. एंड जो दूसरा पार्ट रहेगा कोलॉइड्स का, मे बी अगर आज की क्लास में हो जाए
तो अच्छी बात है, नहीं तो विल हैव टू पिक इट अप इन द नेक्स्ट क्लास। तो ओवरऑल 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म हो ही जाता है। नाउ व्हाइल helping you go through this chapter, the idea will be to make you have a good set of notes। ठीक है, तो अभी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको ये नोट्स के थ्रू ले जाऊंगा। ठीक है, बट इन नोट्स को कॉपी करने का टाइम नहीं दे पाऊंगा। अगर नोट्स को कॉपी करने का टाइम दूंगा तो फिर आप ये मान के चलो कि 2 की जगह 4 लेक्चर लग जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर दीज नोट्स विद यू right after the class with the recording as well as the PDF form of these notes। ठीक है, सो पैरेलल में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आई विल बी गोइंग थ्रू दीज कॉन्सेप्ट्स इन यू नो स्टेप बाय स्टेप मैनर, डिस्कसिंग, हैविंग एनी डाउट्स तो मैं वो आपकी डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बट प्रिंट आउट आफ्टर द क्लास भेजूंगा। ठीक है, इज दैट समथिंग दैट वी ऑल आर ऑन द सेम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो पहला पार्ट देख लेते हैं, ये एडजॉर्प्शन वर्सेस अब्जॉर्प्शन का। नाउ absorption is a term which is something that you have heard and understood very clearly since you started learning words in English language। तो absorption word आपको थोड़ा पहले से ही clear है। Adsorption is a new word that is you are encountering in this chapter। दोनों similar sounding है, but दोनों के बीच में के थ्रू समझना हाउ दीज टू प्रोसेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस अब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, एंड वी स्टार्ट बाय कोटिंग दिस वेरी सिंपल एग्जांपल दैट हम लोग चौक जैसा कोई एक सब्सटेंस है उसको पानी में डालते हैं, तो द फिनोमेना दैट हैपेंस इज अब्जॉर्प्शन, AB। we call this as bulk phenomena। why do we call this as bulk phenomena? यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, they are absorbed by the chalk into the bulk inside part of the chalk। ठीक है, and this is driven by diffusion। Diffusion is something which drives the water molecules from outside to inside of the chalk। Whereas when we come across the concept of adsorption, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे that in such cases we, let's say, take an example of silica gel in a humid environment। ठीक है, सिलिका जेल क्या होता है? सिलिका जेल इज समथिंग दैट आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू वुड हैव एनकाउंटर्ड, राइट? कभी आपने कुछ ऐसा नया बैग या ऐसे बॉटल या टिफिन कुछ खरीदा होगा, तो उसमें एक छोटा सा व्हाइट सा या कैसा पैकेट आता है, उसके अंदर छोटे छोटे से ऐसे बॉल्स होते हैं, उसमें ऐसे डू नॉट ईट लिखा होता है। तो दोज आर सिलिका जेल के पैकेट्स। क्या करते हैं वो सिलिका जेल के पैकेट्स? दे adsorb, AD। ठीक है, दे adsorb water vapor on their surface। ठीक है, जैसा आप यहाँ पे रीड कर रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल्स और गैसेस आर adsorbed on the surface of silica gel, and this is happening because of the attractive force between the surface molecules and the substance that is being absorbed। ठीक है, this is what is leading to the adsorption। and ये यहाँ पर मैंने डिफ्यूजन के साथ में कॉन्ट्रास्ट किया है, मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन था, यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स वाला मैंने पार्ट हाईलाइट करा है। क्यों? बिकॉज इवन इफ लेट्स से डिफ्यूजन के बारे में तो आपको पता है, डिफ्यूजन हैपेंस फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन, है ना? Yes. बट यहाँ पर दैट इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स। तो इवन इफ मान लो कि ये जो सिलिका जेल है, इसकी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत साइट्स बची हुई हैं, थोड़ी बहुत सरफेस पर लोकेशंस बची हुई हैं जहां पर
और वाटर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसा मान के चलो कि वो इसके सराउंडिंग रीजन है उसमें थोड़ा सा ही वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, सरफेस पे ऑलरेडी ज्यादा है, तो सरफेस पे ज्यादा यू विल से कॉन्सेंट्रेशन है एंड सराउंडिंग में कम है। अगर ऐसा भी सिचुएशन है तब भी ये फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट जब अपन आगे जाएंगे एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस देखेंगे तो उसमें you will come across an application which is called as creation of ultra low vacuum। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चेम्बर में से अगर हमें वैक्यूम क्रिएट करना होता है किसी वेसल के अंदर, तो हम लोग उसमें से गैस पंप आउट करते हैं। बट इवन बिकॉज ऑफ यू नो रियली हाई स्ट्रेंथ पंप, हम लोग सारी गैस बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तब भी थोड़ा बहुत उसमें गैस के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो उनको अगर आपको एलिमिनेट करना है तो फिर आप कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दो लाइक सिलिका जेल या समथिंग सिमिलर लाइंस पे, विच कैन absorb जो भी ट्रेसेस में भी गैसेस बची होगी उसको भी absorb कर लेगा। तो दिस इज अ फिनोमेना दैट इज नॉट ड्रिवन बाय डिफ्यूजन, बट जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस लोकेशंस होंगी, सरफेस साइट्स होंगी, like they will have a attractive tendency towards these say water vapor molecules, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर सिलिका जेल और वाटर वेपर तो मैंने एक सेट ऑफ एग्जांपल आपको दे दिया है, ठीक है। एक टेक्निकली जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं एडसॉर्प्शन में, एडी एडसॉर्प्शन में, वो आप नोटिस करना। एडसॉर्बेंट क्या होता है? एडसॉर्बेंट इज अ सब्सटेंस जिसकी सरफेस पर अब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ठीक है। जैसे आप सिलिका जेल हो गया, उसको एडसॉर्बेंट बोलेंगे। वाटर वेपर जो सब्सटेंस एडसॉर्ब हो रहा है उसे हम कहते हैं एडसॉर्बेट, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स नहीं है जो कि आगे भी हम लोग यूज करते हुए चलेंगे। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? Yes. Yes, sir. ऑलराइट, देन वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, डिफ्यूजन से ड्राइव होता है absorption एंड adsorption इज नॉट ड्रिवन, तो यू कैन रीड दैट इन फॉर्म ऑफ दिस बुलेट पॉइंट। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिख दिया। एंड यहाँ पर जो जैसा हमने देखा ऊपर मैंने हाईलाइट करा था, दिस इज अ बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना व्हाई? बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल्स दे सीप इनसाइड। हियर इट इज अ सरफेस फिनोमेना adsorption। नाउ एग्जांपल्स का खास ध्यान रखना रहेगा इस चैप्टर में, ठीक है। देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस और क्वेश्चंस दैट हैव कम इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस जहाँ पे एग्जांपल्स पूछ लिए हैं, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द एग्जांपल्स आर समथिंग व्हिच यू आर, एंड ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, मतलब मैं ऐसे अलग से एक्स्ट्रा एग्जांपल्स नहीं बता रहा हूँ, बट एनसीईआरटी में एटलीस्ट जितने एग्जांपल दिए हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना जरूरी रहेंगे, ठीक है। सो इफ यू विल रीड यहाँ पर पहला एग्जांपल, तो ये पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? एडसॉर्प्शन ऑफ गैस बाय चारकोल, राइट। सो चारकोल इज अ रियली गुड एडसॉर्बेंट, ठीक है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली आप लोगों ने ऐसे एड्स भी देखे होंगे जिसमें फेस वॉश में भी चारकोल आता है, कि नहीं तो टूथपेस्ट या टूथब्रश में भी चारकोल आता है, ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं? Yes, sir. तो चारकोल एज अ सब्सटेंस हैज अ रियली गुड adsorption capacity। तो what it does, it adsorbs तो जैसे आप यहाँ पर नोटिस करोगे, पहला जो यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय चारकोल, तो इसमें लाइक व्हेन चारकोल इज केप्ट ऐसे इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म मतलब पाउडर्ड फॉर्म हो गया एक तरीके से, gases, especially like these harmful gases like sulfur dioxide, phosgene. These are gases
which can be relatively easily absorbed by charcoal. Like उसके चारकोल की सरफेस साइड्स के ऊपर ही गैसेस आके अट्रैक्ट होके बैठ जाती है. ठीक है. इनफैक्ट चारकोल का और भी जगह यूजेस होता है, जैसे यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ अ डाई बाय चारकोल लिखा हुआ है, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज यूज्ड इन डीकलराइजिंग. ठीक है. जैसे स्पेशली शुगर इंडस्ट्री में. ठीक है. जो होता है क्या, शुगर केन जूस, इज दैट ट्रांसपेरेंट? सर आप थोड़ा लैग हो रहे हो. राइट. बट जो घर में शुगर आती है वो ट्रांसपेरेंट होती है ना. हाँ सर. तो जब ये शुगर का ट्रीटमेंट होता है, लाइक व्हेन शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड, तो उसमें वन ऑफ द प्रोसेसेस दैट हैपेंस इज रिमूवल ऑफ कलर. तो कलर क्यों होता है? कलर, उनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं विच आर इम्पार्टिंग द कलर. तो व्हेन द शुगर सोल्यूशन इज पास्ड ओवर अ चारकोल बेड, तो व्हाट हैपेंस इज दैट charcoal absorbs those colored dye particles, and what actually comes out is a colorless solution. राइट. इनफैक्ट आपने वो देखा भी होगा किसी फेस वॉश के एड में, तो उसमें ऐसे वो एक गंदे पानी के ग्लास के अंदर ऐसे एक चारकोल का बॉल डाल देते हैं और फिर वो अचानक से सारा का सारा गंदगी अब्सॉर्ब कर लेता है. अच्छी बात है, मतलब पढ़ाई कर रहे हो. So these are some notable examples to start with understanding of charcoal, how it has a lot and lot of practical applications, this phenomenon of absorption. ठीक है. दो और टर्म नोटिस करना. सॉर्प्शन. व्हाट डज सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन मींस? तो सॉर्प्शन माने जहां पर अब्सॉर्ब, जैसे फॉर एग्जांपल चौक को आपने कलर्ड इंक के पानी में डाल दिया, तो पानी का इंक का जो कलर होगा वो अब्सॉर्ब होगा. ठीक है. वो बल्क में नहीं जाएगा, सरफेस पे रह जाएगा. मतलब ऐसा होगा जैसे आपने मान लो ऐसे रोका, फिर उसके बाद उस चौक को आप तोड़ोगे. ठीक है. सर या आप बहुत आपने लैग कर चौक रहे को हो. ऐसे ब्रेक करा, तो ये चौक का क्रॉस सेक्शन आप देखोगे, तो ऊपर ऊपर से ऐसे कलर होगा और अंदर लाइक जैसा नॉर्मल था वैसे ही रहेगा चौक. वेट फॉर्म में रहेगा, ऑल्दो वाटर सरफेस है उसके ऊपर आपका इंक सॉर्प्शन. ठीक है. डिसॉर्प्शन क्या होता है? substance, they are removed from the surface of the adsorbent. ठीक है. सो जैसे चारकोल भी होता है, तो चारकोल के सरफेस पे लेट्स से गैसेस एब्सॉर्ब हो गई, कि वो कि अगर अपन हीटिंग करेंगे उस चारकोल के पीस की, तो जो एब्सॉर्ब गैसेस हैं वो डिसॉर्ब भी हो जाती है, लाइक दे गेट रिमूव्ड आल्सो. ठीक है. जैसा हम लोगों ने बात करा कि एक सॉलिड रखा है. ठीक है. और एक गैस आया और उससे क्या हो गया, सॉलिड की सरफेस पर गैस सेट. एक्चुअली एक रिवर्सिबल फिनोमेना होता है, लाइक बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड प्रोसेसेस अकर सर एस्टैब्लिश्ड. हाँ, बोलो. सर आप बहुत ही ज्यादा लैग कर रहे हो सर. बहुत आवाज टूट टूट के ही आ रहा है. अच्छा. बीच बीच में यार ये चीजें होती रहती हैं. अभी भी लैग है या फिर अभी ठीक है? सर, अभी ठीक है बट ऑलमोस्ट ये वाला पूरा एक्सप्लेनेशन में आपका आवाज टूट टूट के ही आया. अच्छा. एक मिनट, लेट मी अंडरस्टैंड.
अभी it is better or is it still lagging? अभी बेटर है. अभी भी लैग कर रहा है? अभी नहीं है. ठीक है. तो ये चॉक डिप्ड इन कलर्ड इंक एंड वाटर वाला दोनों कैसे हुआ? फिर से बता सकते हो? इसमें क्या बोला दैट अगर आपने लेट्स से एक सेटअप लिया जिसमें लाइक यू हैड इंक, ठीक है, आपने इसमें पानी में इंक भी डाल दिया और फिर आपने इसमें से चॉक डिप किया, तो जब आप चॉक को निकाल तो दिखेगा दैट चॉक के सरफेस के ऊपर तो एडजॉर्प्शन हो गया, लाइक ये इंक के पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर सेटल हो गए, बट अंदर में लाइक वेटनेस होगी, मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्ब हो रहे होंगे एंड जो चॉक के ऊपर इंक है वो अब्जॉर्ब हो रही है, तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होने का मतलब दिस इज कॉल्ड एज सॉर्प्शन. ठीक है. Yes. साथ में मैकेनिज्म समझना एब्जॉर्प्शन का एंड उसकी थर्मोडायनेमिक्स कैसी है. ठीक है, यहाँ पे नोटिस कर. अभी बीच में आवाज लैग करे तो मुझे बताना. ठीक है. अभी भी थोड़ा थोड़ा तो हो रहा है. अभी हो रहा है. अच्छा ऐसा है क्या? रुको, लेट मी सी इफ आई कैन स्विच ओवर टू अनदर. गिव मी 1 सेकेंड. अभी ठीक है? अच्छा, जब भी आप ये पूछे तभी ठीक होता है, बाद में पता नहीं. अभी तो ठीक है, बताना अगर अभी जब बीच आज में भी कुछ है तो. सर आप डीस ऑप्शन फिर से बता सकते हो? कौन सा वाला डी डीस ऑप्शन मतलब रिवर्सल, लाइक ये जो सॉलिड प्लस गैस से फॉर एग्जांपल हमने लिया था, सॉलिड प्लस गैस मिलकर लाइक एडजॉर्ब फॉर्म बन रहा है, तो ये एक इक्विलिब्रियम की तरह रहता है. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं. मतलब जैसे आपने एक वेसल लिया, ठीक है, और उस वेसल में ऐसा लेट्स से आपने कुछ गैसेस रखी थी और चारकोल का पीस रख दिया, तो ये जो फिनोमिना है एडजॉर्प्शन का और डीसॉर्प्शन का, लाइक गैसेस लीविंग द सरफेस साइड, ये दोनों साइमल्टेनियसली चल के इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है.
ठीक है, तो desorption is just the backward process. ठीक है, अच्छा, देन ये समझना mechanism of adsorption and its thermodynamics. So जैसा आपको मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था that this is because of the attractive forces. तो वो कैसा रहता है, ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना पहले, फोकस ऑन दिस साइड. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड के अंदर दो टाइप के एटम्स रहते हैं, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स रहते हैं. एक तो जो कि सरफेस पे रहते हैं और एक जो अंदर रहता है. दोनों में एक बहुत ही फंडामेंटल सा डिफरेंस होता है दैट जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शंस. ठीक है, बट जो सरफेस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव unbalanced forces, they have free valencies because they are only interacting or getting bonded with atoms which are on one side. ठीक है, जो external side है वहां से there are no ऐसे forces of attraction that are happening. तो ये जो surface molecules होते हैं they have, as we say, free or available valence electrons. ठीक है, now using these free or available valence electrons, sometimes even vacant orbitals also, these surface molecules can form bonds. ठीक है, can in fact not just form chemical bonds but even physical bonds like van der Waals forces of attractions with certain foreign atoms or other atoms, and this is what leads to the adsorption. Now notice karna couple of things about this process of adsorption, that it is an exothermic process. Exothermic process means that delta H is less than zero. Why? Because जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया that it is about formation of physical और chemical bonds between two species. तो जब भी bond formation होता है तो energy release होती है ना. Yes. And if you notice the delta S of this process, the change in entropy of the process, तो वो कैसा दिखेगा आपको? If we relate entropy back to the degree of randomness, तो पहले हाँ gases का ज्यादा entropy होता है, but if they are settling down on the surface तो उनके possible microstates या degree of randomness कम हो रही है तो entropy कम हो रहा है, right? तो यहाँ पर delta S भी नेगेटिव होगा, ठीक है, लेस देन जीरो होगा. एंड जैसे मैंने आपको बताया कि द प्रोसेस इज एक्चुअली स्पॉन्टेनियस. मतलब एक चारकोल का पीस आपने, ठीक है, एक वेसल के अंदर रखा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मतलब जो गैसेस होंगी वो सरफेस पर अडजॉर्ब होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होता है, राइट. डेल्टा जी का वैल्यू भी नेगेटिव होता है. नाउ अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो जैसे जैसे फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन होता जाता है ये जो डेल्टा एच ठीक है तो दोनों नेगेटिव ही, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एच भी नेगेटिव है. बट ये जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा, एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, ये डेल्टा एच कम होता जाएगा एंड बिकम्स इक्वल टू टी डेल्टा एस, एंड एट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टैब्लिश्ड बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन. ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट है? So लास्ट वाले में डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा तो फिर हाउ विल इट बिकम टू प्लस टी डेल्टा एस? नहीं नहीं, सो जब प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तब डेल्टा एच कैसा है? जीरो. नहीं नहीं, मतलब ओके. सो स्टार्टिंग में व्हेन द प्रोसेस लाइक गैस एंड सॉलिड आर प्रेजेंट तो उनका डेल्टा एच, एड्सॉर्प्शन का डेल्टा एच नेगेटिव ही रहेगा. ठीक है, एड्सॉर्प्शन होगा, बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे,
and as a consequence, एक minute, just give me 1 minute. हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो आपका एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है और एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव है, ठीक है। एंड स्टार्ट में whatever their values are, as a consequence डेल्टा जी नेगेटिव ही है, क्योंकि फिनोमेना अपने आप हो रहा है, इट इज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली, राइट। बट अब ऐसा होगा, जैसे आप मान लो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन चेक कर रहे हो कि आपने चारकोल डाला था इन दिस गैस वेसल, और स्टार्टिंग में प्रेशर ज्यादा था क्योंकि गैसेस, और यहाँ मैनोमीटर लगा हुआ है, वो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये जो प्रेशर है वो ड्रॉप होने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि गैसेस आर गेटिंग अब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चारकोल, अब्सॉर्ब्ड सॉरी, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर गिरते गिरते इट ड्रॉप्स टू जीरो, ठीक है, जीरो नहीं हो जाता, ये एक स्टेडी वैल्यू पर आकर सेट हो जाता है। इसका मतलब जो जितनी गैस अब्सॉर्ब होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम दैट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन दोनों साथ में चल रहा है। तो गिवन दीज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में डेल्टा जी जीरो होगा, ठीक है। बाद में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, मतलब डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से यहाँ की जो जर्नी है वो कैसे हुई, डेल्टा जी नेगेटिव से डेल्टा जी जीरो। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट ये जो डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस है, दे आर चेंजिंग एज द प्रोसेस इज हैपनिंग, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, दे डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट। तो आपका कॉम्पोजिशन चेंज होता जा रहा है एंड आपका डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड यू आर सेइंग कि कम हो रहा है एंड इट इज बिकमिंग इवेंचुअली इक्वल टू टी डेल्टा एस, ठीक है। yes, हाँ, ठीक है। तो ये आपका एड्सॉर्प्शन के थर्मोडायनेमिक्स है। क्या क्या है? डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस लेस देन जीरो, and the process happening spontaneously by itself, delta g is also less than zero and eventually attains equilibrium, ठीक है। अब नेक्स्ट नोटिस करना है यहाँ पर, we talk about the types of adsorption based upon the interaction between adsorbent and adsorbate, right? So यहाँ पर you have physical adsorption and chemical adsorption, ठीक है। दो टाइप के adsorption रहते हैं, as you can like notice from the names itself, तो आपको एक आइडिया between adsorbent and adsorbate, it will be a physical attractive force like van der Waals forces, whereas in case of chemical adsorption, chemisorption भी कहते हैं इसको हम लोग, the kind of interaction that will be there, ठीक है, it will be formation of chemical bonds. Now जो एग्जाम्पल्स काफी कॉमनली कोट किए जाते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन के, वो आप नोटिस करोगे, जैसे मैंने ऊपर बताया था, चारकोल की सरफेस पर these gases like ammonia, SO2, H2S, phosgene, ये gases चारकोल की सरफेस पर फिजिकली एड्सॉर्ब होती हैं, लाइक द, ऐसा कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं फॉर्म होते, लाइक देयर आर नो केमिकल अल्टरेशंस दैट हैपन, वैसा नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। चारकोल की सरफेस पर ये एज अ होल मॉलिक्यूल आता है और बैठ जाता है, ठीक है। केमिकल एड्सॉर्प्शन में जब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे
थोड़ा सा देर में पढ़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन द सरफेस ऑफ निकल। तो इसमें आप नोटिस करोगे देयर विल बी फॉर्मिंग ऑफ chemical bonds, there will be breaking of chemical bonds that will be happening। जैसे ही H2 गैस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, ये हाइड्रोजन जो है वो निकल के साथ में बॉन्ड करने लगता है। तो such changes that happen during the phenomena of adsorption, we put that in the category of chemissorption, chemical adsorption। ठीक है। नाउ ये तो डेफिनेशन बेस्ड डिफरेंस हो गया, इसके अलावा भी देयर आर सम important fundamental differences between physical adsorption and chemical adsorption। ठीक है, एक बार इनको रीड करो एंड लेट मी नो इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कंपेयर कर लो इनको, फिजिकल और केमिकल एड्सॉर्प्शन को। ऑलराइट, पढ़ा सबने? आई थिंक ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट जो होगा वो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। वो वाला पॉइंट जो है हाई एक्टिवेशन एनर्जी का, ये मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। बाकी पॉइंट्स क्लियर है? बताओ भाई, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now after understanding this, and next important understanding will be factors that affect adsorption। ठीक है, तो हम लोगों ने एज अ क्विक रिकैप adsorption क्या होता है वो देख लिया है, उसको absorption से कॉन्ट्रास्ट कर लिया है, कुछ एग्जाम्पल समझ लिए हैं, कुछ टर्म समझ ली हैं। राइट, व्हाट इज absorption? ठीक है, एट अ मॉलिक्यूलर लेवल वो समझ लिया है, उसकी थर्मोडायनेमिक्स देख ली है, एंड उसके दो टाइप्स देख लिए हैं, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। नाउ वी वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट जो ये एप्लीकेशंस या जो एग्जांपल्स हमने देखे उनमें ये जो फिनोमेना ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस, हाउ सर कैन वी। हाँ सर रीजन क्या है बोलो। कि NH3 H2S और SO2 फिजिकल में और H2 गैस Na के साथ केमिकल में? सो हाँ, मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन जो है, ठीक है, दिस इज मोर यू कैन से यूनिवर्सल फिनोमेना। ठीक है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस आपने पढ़ा होगा ना, यूनिवर्सल होते हैं। यस कोई कोई भी दो स्पीशीज के बीच में वॉन्डरवॉल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बट कोई भी दो स्पीशीज के बीच में क्या केमिकल बॉन्ड्स एग्जिस्ट करते हैं? नहीं सर। राइट, इवन हीलियम हीलियम के मॉलिक्यूल के बीच में विच आर इनर्ट गैसेस ओनली, देयर आर वॉन्डरवॉल फोर्सेस। बट जो केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है दैट इज सिलेक्टिव, दैट हैपेंस इन सम केसेस, दैट डज नॉट हैपन इन सम केसेस। ठीक है, सो यहाँ पर जब अपन केमिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में डिटेल्स में नोटिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे इसमें, तो एक्चुअली फिजिकल एड्सॉर्प्शन पहले होता है। ठीक है, फॉलोड बाय इन सम केसेस केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो जैसे हम लोग ये एग्जांपल भी देखेंगे ना, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन द सरफेस ऑफ निकल, तो पहले तो फिजिकली एड्सॉर्ब होगी,
लाइक ये H2 गैस जो है निकल के सरफेस के पास आएगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस डेवलप होंगे, बट बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक नेचर कि ऐसा एक सरफेस है और ऐसे एक एटम है, तो बिकॉज ऑफ वेरी एक्सक्लूसिव वेरी स्पेसिफिक फैक्टर्स, यहाँ पर बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होने लग जाएंगे बिटवीन द सॉलिड एंड द गैस अंडर सर्टेन कंडीशंस. तो दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज केमिकल एडसॉर्प्शन. ठीक है. तो ये जैसे आपने कैटालिसिस सुना होगा कि पर्टिकुलर रिएक्शंस को फास्टर करने के लिए देयर आर दीज कैटलिस्ट्स, है ना. यस सर. तो अब यहाँ पर वो जो होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है कि हर रिएक्शन का कैटलिस्ट कोई दूसरा मतलब एक्ट कर लेता है, लाइक वेरी स्पेसिफिक टू अ रिएक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल हेबर्स प्रोसेस है, तो उसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, राइट. अब ऐसा थोड़ा ना है कि उसमें जाके हम लोग कोई और कैटलिस्ट अपनी मनमर्जी से यूज कर लेते हैं. ठीक है. यस. अच्छा. देन So what does specific mean exactly? स्पेसिफिक मीन्स लाइक जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, adsorption of H2 gas on the surface of nickel, राइट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब H2 गैस किसी भी मेटल की सरफेस पर केमिकली एब्जॉर्ब हो रही होगी. Okay, so understood. जैसे यहाँ पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, दिस इज नॉट स्पेसिफिक, वी से इट इज वी से यूनिवर्सल. तो जैसे चारकोल हो गया, अब चारकोल की सरफेस पे कोई सी भी गैस कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक तो एब्जॉर्ब हो ही जाती है. देयर आर सम व्हिच गेट एब्जॉर्ब मोर, देयर आर सम व्हिच गेट एब्जॉर्ब लेस, बट दिस वंडरवॉल फोर्स इज यूनिवर्सल इन नेचर. तो ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन तो यूनिवर्सली दिखता है. केमिकल एब्जॉर्प्शन इज highly specific, like you will have to have a particular adsorbent and a particular adsorbate to show this, and appropriate conditions to show this phenomenon of chemical adsorption. ठीक है. All right, so factors affecting adsorption पे बात करते हैं. पहला फैक्टर आप यहाँ पे देखोगे, एंड जब ये मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन के बारे में बात करूंगा आपसे, तो इसमें आई विल बी कीपिंग दिस पर्टिकुलर केस इन माइंड. ठीक है. कि मैं गैस का एडसॉर्प्शन करा रहा हूँ ऑन सॉलिड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक एग्जाम्पल होता है एडसॉर्प्शन का. ठीक है. देर आर लाइक गैस का एडसॉर्प्शन ऑन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड का एडसॉर्प्शन सॉलिड हो सकता है, राइट. तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट अभी के लिए जब मैं फैक्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्राइमरली कीपिंग इन माइंड गैस का एडसॉर्प्शन सॉलिड. तो पहला फैक्टर आप यहाँ पे नोटिस करोगे इज द नेचर ऑफ द गैस. ठीक है. क्या कह रहा है ये नेचर ऑफ द गैस के बारे में? जितना इजीली लिक्विफाइबल गैस है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो HCl, अमोनिया, राइट. ये कैसे गैसेस हैं? दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. या फिर क्लोरीन भी हो गया, क्लोरीन नॉन पोलर है, बट लाइक इट इज मच बिगर इन साइज, तो उसमें भी देयर आर गुड अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स. तो जो इजीली लिक्विफाइबल गैस होती है, इजीली लिक्विफाइबल गैस कौन सी होती है, राइट. ये आपको थोड़ा सा गैसियस स्टेट चैप्टर का याद दिलाना पड़ेगा मुझे. इजीली लिक्विफाइबल गैसेस कौन सी होती है? जिनके इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं. ठीक है. जिनका ए का वैल्यू ज्यादा होता है, जो वॉन्डरवॉल्स पैरामीटर था ना, ए. और इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो से उनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है. क्रिटिकल टेम्परेचर का आपको अगर फॉर्मूला याद हो, तो क्या होता था, ऐसे 8A/27 करके होता था.
भी ज्यादा होगा, वो ज्यादा इजीली लिक्विफाइबल गैसेज होंगी, तो वो ज्यादा इजीली यहाँ पे SO2 CH ज्यादा होता है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। मीथेन और H2 दोनों नॉन पोलर है, बट स्टिल मीथेन का साइज थोड़ा ज्यादा होता है ना एज कम्पेयर टू H2। तो CH4 का attractive forces are relatively more than that of H2. They have a greater critical temperature, right? तो इनका adsorption, ठीक है, we define adsorption through this term, ठीक है, टर्म यहाँ पे नोटिस करना x/m, इसको हम लोग extent of adsorption बोलते हैं, like mass of gas adsorbed per unit mass of the adsorbent। तो ये जैसे हमने 1 ग्राम चारकोल लिया, तो 1 ग्राम चारकोल पर ज्यादा अमाउंट SO2 का adsorb होगा as compared to CH4 as compared to H2, ठीक है। So this is something which we observe. Now this is what we call as the first factor, nature of gas or nature of adsorbate। ये समझ में आया? हाँ Now इस फैक्टर के साथ में एक टर्म होती है जो आप ऑल्सो नोटिस करना, कॉल्ड एज कंपेटिटिव एड्सॉर्प्शन। तो इट इज सिंपली सेइंग कि अगर लेट्स से 2 गैसेस हैं विच कैन गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, तो जिसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, ठीक है, वो पहले डिपॉजिट हो जाती है, पहले एड्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। इनफैक्ट इट मे आल्सो हैपन दैट द स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस मे डिस्प्लेस अ वीकली एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस साइड्स। तो जैसे अपन ने ऊपर नोटिस किया, मान लो अमोनिया गैस है, वो H2 गैस या O2 गैस से ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब होती है ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। क्यों? अमोनिया पोलर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वंडर वॉल फोर्सेस होते हैं उसमें एज कंपेयर टू से H2 या O2। तो अमोनिया विल बी एब्जॉर्ब्ड इन प्रेफरेंस टू से अ गैस लाइक H2 और O2, ठीक है। एंड इट मे इवन डू दिस थिंग कि अगर मान लो कोई सरफेस साइड से जिन पर H2 या O2 प्रेजेंट है, तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स कैन नॉक दैट ऑफ। ठीक है, समझ में आया ये नेचर ऑफ गैस वाला फैक्टर? ओके, नेक्स्ट नोटिस करना नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, एड्सॉर्बेंट क्या है? एड्सॉर्बेंट इज दैट सब्सटेंस जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप नोटिस करोगे दैट एड्सॉर्बेंट का नेचर भी काफी फर्क पड़ता है उससे। एंड यहाँ पर आप एक ब्रॉड सेट ऑफ एग्जांपल्स नोटिस करना कि ये जो येलो में मैंने हाईलाइट करी हुई है गैसेस, ठीक है, यहाँ पर आप ये नोटिस करोगे these are more adsorbed or you can say physically adsorbed by these kind of adsorbents, charcoal, silica gel, ठीक है, clay, these are certain types of adsorbents that are used for these easily liquefiable gases or polar gases, ठीक है। जो ये परमानेंट गैसेस होती हैं like H2, O2, N2, like which are less liquefiable, which are having lesser attractive forces, ये generally physically absorb नहीं होती है ज्यादा एक्सटेंट तक। इनका जो हम लोग नोटिस करते हैं वो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, एंड दैट टू ऑन यू नो सिलेक्टिव मैनर ऑन द सर्फेसेस ऑफ सर्टेन ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट, that is also something which is a very obvious factor because activation of adsorbent is directly related to the surface area। तो जितना ज्यादा surface area available रहेगा, जितना ज्यादा surface sites available रहेंगी, उतना activated हम लोग adsorbent को बोलते हैं, उतना ज्यादा it will be able to adsorb
gases, right? So जैसे चारकोल है, तो अगर एक बल्क पीस ऑफ चारकोल वर्सेस पाउडर्ड फॉर्म ऑफ चारकोल होगा, तो उसमें वी विल फाइंड दैट पाउडर्ड फॉर्म का ज्यादा सरफेस एरिया है, इट विल शो ग्रेटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इवन लाइक लेट्स से एक नॉर्मल चारकोल का पाउडर रखा हुआ है और एक चारकोल का पाउडर है जिसको हमने हीट अप करके पहले उसकी सरफेस साइड्स को खाली करा और फिर उसको यूज करा, तो वो जो एक्टिवेटेड फॉर्म है जिसको हीट अप करा हम लोगों ने, उससे सरफेस साइड्स खाली हुई, दैट विल बी अ ग्रेटर एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ चारकोल, लाइक दैट विल absorb मोर. ठीक है, ये दोनों फैक्टर समझ में आए, नेचर एंड एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट. आगे बढ़े. Yes. Yes. ठीक है, देन यू हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. नाउ वैसे तो आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से आइडिया है, आप लोगों ने ले चार्टलियस प्रिंसिपल पढ़ा है, तो उसमें अगर कोई इक्विलिब्रियम है और उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, तो कैसे देखते हैं वो? एक टेम्परेचर जो So इक्विलिब्रियम डेल्टा को एनजी पे इफेक्ट करता डिपेंड है, करेगा. डेल्टा एनजी पे थोड़ा डिपेंड करता है टेम्परेचर का फैक्टर. वो तो डिपेंड करता है ना कि वेदर द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक और हाँ एक्सोथर्मिक, सॉरी, एंडो एक्सो. है ना. सो अगर मान लो कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है? बैकवर्ड्स. बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है. तो वही चीज यहाँ पे भी हम लोग नोटिस करेंगे. ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया ना दैट एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, देयर वाज रिलीज ऑफ एनर्जी, राइट. तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है. तो अगर हम लोग ऐसा ग्राफ देखेंगे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वी फाइंड अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है. एंड ये थोड़ी देर पहले हम लोग बात भी कर रहे थे ना कि अगर हम हीटिंग कर रहे हैं तो उससे सरफेस साइड्स फ्री हो रही है. तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हीटिंग करने से एब्जॉर्प्शन कम हो जा रहा है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस सरफेस साइड्स फ्री हो रही है, राइट. ये समझ में आया? यस. ठीक है, तो ये काफी इजी था फिजिकल एब्जॉर्प्शन का समझना. केमिकल एब्जॉर्प्शन में एग्जैक्टली ऐसा ग्राफ नहीं बनता है. देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंट ग्राफ दैट वी ऑब्जर्व. This is the kind of graph that we come across in case of chemical adsorption. So what adsorption अपना एक्सोथर्मिक क्यों है? बहुत स्टेबल और Because bonds form हो रहे हैं ना, like attractive forces जहाँ पे develop हो रहे हैं, वहाँ पे overall energy का lowering होता है ना. यस सर, समझ गया. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे केमिसॉर्प्शन में the graph is different. यहाँ पर the graph is in this bell curve like manner. इंक्रीज कर रहा है और फिर डिक्रीज कर रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज? तो इसमें ये वाला पार्ट तो हमको समझ में आता है, डिक्रीज वाला. दिस इज व्हाट सपोज टू बी हैपन बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक फिनोमेना. तो लाइक जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा. बट ये जो यहाँ पर इनिशियल इंक्रीज हुआ वो आप नोटिस करना, दैट इज बिकॉज ऑफ an important factor in chemical adsorption called as activation energy. तो जैसा हम लोग समझते हैं कि केमिकल एब्जॉर्प्शन जो है, इट इज एक्चुअली अ केमिकल फिनोमेना, लाइक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स हो रहा है यहाँ पे. तो डू यू रिमेम्बर, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था दैट व्हेन अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस फ्रॉम reactant to product, it's not something which is a direct transition, it goes through a relatively unstable transition state, activated complex जिसको बोलते हैं, यस. right. And if you want to then overcome that activation or if you want to go from reactant to product, तो आपको वो activation energy का एक barrier overcome करना पड़ता है. हाँ सर. तो वैसा यहाँ पर है
दैट फॉर एग्जांपल H2 जो है वो निकल के सरफेस पर अब्जॉर्ब होना चाह रहा है, ठीक है, बट अब in order to form those chemical bonds between H2 and nickel, like it requires certain activation energy to be provided, certain gap to be overcome. तो इसीलिए जो स्टार्टिंग में हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं वो एक्चुअली केमिकल एब्जॉर्प्शन को हेल्प कर रहा है. It helps provide that activation energy so that more and more H2 molecules can then chemically get absorbed on the surface of nickel. However, अब ऐसा थोड़ा ना है कि ये चीज होती रहेगी, मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने एक्टिवेशन एनर्जी जितनी थी उतनी प्रोवाइड कर दी, अब जितना मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्रॉस कर सकते थे वो कर रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते रहोगे तो फिर देन द थर्मोडायनेमिक्स डोमिनेट, दैट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल start to decrease, the equilibrium will shift backward, and as a consequence the graph comes down. ठीक है, तो एक ऐसा पीक सा बन जाता है which is at a temperature that is called as an optimal temperature of that chemical adsorption. ठीक है, इनफैक्ट आपने सुना भी होगा जैसे जब केमिस्ट्री में ऐसे रिएक्शंस और उनके कैटलिस्ट का डिस्क्रिप्शन होता है तो यू वुड हैव हर्ड or listened or actually seen that certain catalyst under certain conditions of temperature and pressure. So those are those optimal conditions in which the catalyst has a maximum of extent of adsorption. ठीक है, ये समझ में आया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? Yes. ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं. इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसा रहेगा? तो अगेन आई विल आस्क यू टू थिंक बैक केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर. वहां पे आपने इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा हुआ है, वो कैसे जज करते थे? इसमें डेल्टा एन जी लेस देन 0. करेक्ट, तो यहाँ पर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड. करेक्ट, तो यहाँ पर इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. तो अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, ठीक है, x बाय m वर्सेस p का, तो जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, बट इट इज नॉट लाइक अ फॉरएवर थिंग कि आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा. ठीक है, इवेंचुअली यू विल पीक आउट, यू विल सैचुरेट. मतलब देयर आर सो मेनी सरफेस साइट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ सरफेस साइट्स ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे और एब्जॉर्प्शन होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा. तो इट विल लाइक द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, इट becomes saturated beyond a certain point. ठीक है, नाउ ये जो आप ग्राफ है जो हमने यहाँ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन देखा, इस ग्राफ को अगर आप मैथमेटिकली समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, मैथमेटिकली इस ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करोगे दैट ये x बाय m और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशनशिप आता है. तो देर आर टू मॉडल्स which try to mathematically explain this graph. एक है ये फ्रॉन्डलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है, ये फ्रॉन्डलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म रहता है, और एक दूसरा रहेगा लैंगमुइर. ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने लैंगमुइर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म भी लिखा हुआ है, दोनों देख लेंगे. तो सबसे पहले ये फ्रॉन्डलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म देखना. ये फ्रॉन्डलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कह रहा है यहाँ पर ऑब्जर्व करना. इट इज सेइंग to mathematically describe this graph, we can put a general equation saying that x by m is proportional to p, the pressure, raised to the power of 1 by n. Okay, and this proportionality can be made into an equality using some proportionality constant sig k. And what they're saying is that this n is not a fixed quantity, it is actually a varying quantity depending upon the pressure conditions. तो यहाँ पर अगर अपन नोटिस करेंगे लो प्रेशर कंडीशंस में कैसा
ठीक है, इफ यू विल नोटिस लो प्रेशर कंडीशंस में ये एक ऐसा लीनियर सा वेरिएशन है, एन का वैल्यू 1 है। ठीक है, मॉडरेट प्रेशर कंडीशंस जो है उसमें आप नोटिस करोगे तो ये नॉन लीनियर सा वेरिएशन आएगा, राइट। तो यहाँ पर इन दोज मॉडरेट प्रेशर कंडीशंस एन ग्रेटर देन 1 एक क्वांटिटी रहेगी, एंड अंडर हाई प्रेशर कंडीशंस यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो दैट ग्राफ हैज ऑलमोस्ट बिकम हॉरिजॉन्टल, right? So n becomes a really, really large value, right? And this 1 by n approaches 0, right? And as a consequence, the graph is almost a horizontal graph, constant graph. ठीक है, समझ में आ रही है? What Freundlich isotherm is trying to mathematically help us understand this behavior, this phenomena that we have come across. Yes. सर यहाँ पे पी और एन दोनों चेंज होता है मतलब? हाँ, हम लोग पढ़ तो यही रहे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, करेक्ट? हाँ तो हम लोग फैक्टर पढ़ रहे हैं कि प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है। अब प्रेशर का जो इफेक्ट है वो हमने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया कि इस तरीके से है कि लाइक एक तो सब्जेक्टिव नॉलेज थी जो कि हमको केमिकल इक्विलिब्रियम से समझ में आती है कि अगर पी बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस एक्स बाय एम बढ़ जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्टिव नॉलेज है। अब इसको मैं थोड़ा और डिटेल आउट कर रहा हूँ आपके लिए, दैट दिस इज हाउ द observation of x by m versus pressure का variation is that x by m increases in the following manner। ठीक है, ग्राफ कुछ ओके ऐसा आता है सर। और इस ग्राफ को अगर अब मुझे मैथमेटिकली आपके लिए प्रेजेंट करना है, you know how I can establish the relationship between x by m and p, so this is one mathematical model that x by m is proportional to p raised to the power of some value and that value changes with pressure conditions। ठीक है, लो प्रेशर में n 1 रहता है, हाई प्रेशर में n is a large value like 1 by n approaches almost 0, and moderate में pressure में there is some finite value associated with n which results in this बीच का moderate pressure में non-linear variation। ठीक है, सर समझा। एंड इस तरीके से दोनों तरफ अगर log ले लेते हैं x by m versus p in this Freundlich expression, तो log x by m versus log p का ग्राफ is something which is you know in the following manner for the moderate वाला pressure region। ठीक है, moderate pressure region में अगर आपको ये n का वैल्यू कंप्यूट करना है तो आप इस तरीके से एक log x by m versus log p का ग्राफ, और उस रेंज के अंदर जो n का वैल्यू है वो इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? Yes. लो प्रेशर में तो हमने देख लिया ना, लो प्रेशर में n 1 है, हाई प्रेशर में 1 by n अप्रोचेस 0 है, n इज अ रियली लार्ज वैल्यू। मॉडरेट प्रेशर कंडीशंस में n ग्रेटर देन 1 है, बट उसको अगर कंप्यूट करना है तो उसके लिए वी विल लुक एट द एक्सपेरिमेंटल डेटा एंड प्लॉट log x by m versus log p, एंड लाइक इफ इट इज ऑलमोस्ट कमिंग एज अ स्ट्रेट लाइन तो बेस्ट फिट लाइन बना के स्लोप नोटिस करके 1 by n का वैल्यू नोटिस कर लेंगे। तो उस रेंज में, उस मॉडरेट प्रेशर रेंज में n कितना रहेगा, कैसा बिहेव करेगा, वो हमें मिल जाता है। So तो ठीक है, प्रेशर पे n की वैल्यू डिटरमाइन करेगी इस एक्सपेरिमेंटल डेटा से। करेक्ट। तो दिस इज Freundlich adsorption isotherm। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। देयर इज अनदर वन व्हिच वी कॉल एज Langmuir adsorption isotherm। तो Langmuir adsorption isotherm भी यहाँ पे नोटिस करना। This is the way in which it describes x by m to depend upon pressure। It says x by m is equal to ap upon 1 plus bp। This is the mathematical model, and what it is saying is that under low pressure conditions ये जो bp है ये 1 से काफी छोटा हो जाएगा, and you will find x by m का variation to be linear, and under high pressure conditions ये जो bp है this will be much much greater than 1, right? So you can write x by m as equal to ap upon bp, and वो p cancel out होके you will find that x by m is a constant approaching value।
एंड अंडर मॉडरेट प्रेशर कंडीशंस हम नेग्लेक्शन वगैरह कुछ नहीं कर सकते, एंड दिस AP upon 1 plus BP is going to give you the non-linear part of that graph. So this is another mathematical model to fit into that data of x by m versus p. इसे Langmuir adsorption isotherm कहते हैं. Where A and B, these are called as Langmuir parameters. ठीक है, ये भी नोटिस किया आप लोगों ने? समझ में आ रहा है कैसे ये इक्वेशन ग्राफ को एक्सप्लेन कर रही थी? ऊपर वाला जो ये ग्राफ था, ये वाला x by m वर्सेस p का जो ग्राफ था, उसको ये इक्वेशन कैसे एक्सप्लेन कर रही थी? हाँ सर। ठीक है, नाउ आई थिंक यहाँ पर एक शायद क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, या तो एक सेकंड दो, लेट मी रिमूव द आंसर्स. एक मिनट दो, मैं वापस से स्क्रीन ब्रॉडकास्ट करता हूँ. एक दो छोटे से क्वेश्चंस ही हैं. हाँ, तो पहला वाला जो एग्जांपल है उसमें मुझे आप T1, T2, T3 ये तीन डिफरेंट टेम्परेचर्स पे x by m वर्सेस p का ग्राफ बनाया जा रहा है. ठीक है, तो कैन यू टेल मी विच इज मोर और विच इज लेस बिटवीन T1, T2, T3? क्या रहेगा आंसर T1, T2, T3 में? कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा? T1 greater than T2. T1 कम होगा ना. अगर मैं कोई ऐसे वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, जहां पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कम टेम्परेचर होगा ना. है कि नहीं? Yes sir. हम लोगों ने ऊपर ऑब्जर्व किया था ना, हाँ सर। टेम्परेचर बढ़ने पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जा रहा है, राइट? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस x by m extent of absorption decreases. चलो ये 19th वाला ट्राई करके बताओ क्या आ रहा है.
हाँ, तो आई थिंक इसका सिंपल बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में से एक आंसर आ जाएगा। आप लोग दे भी रहे हो, क्या दे रहे हो आंसर्स चैट पर? बी ऑप्शन ना, ठीक है, मेक सेंस। काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है, मतलब डेटा डालना है एज इट इज। अच्छा, देन यहाँ पे नोटिस करना ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, राइट? सो दिस इज समथिंग व्हिच इज जिसमें एडिशनल फैक्टर एक और आ जाता है, ठीक है, दैट extent of absorption also would depend upon the concentration, ठीक है। तो दिस इज मोर लाइक जैसे गैसेस के केस में हम लोगों ने प्रेशर एज अ फैक्टर बोला, दैट प्रेशर ज्यादा होगा तो गैसेस ज्यादा एब्जॉर्ब होंगी। यहाँ पर इट इज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, एंड इसका जो बिहेवियर है, इसका जो इन्फ्लुएंस है, इट इज सिमिलर टू हाउ प्रेशर इज, दैट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, राइट? इसी तरीके से जैसे हमारा ऊपर एक्स बाय एम वर्सेस पी का ग्राफ था, वैसे ही एक्स बाय एम वर्सेस सी का ग्राफ रहता है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, तो अब इसके बाद में एप्लीकेशंस आती हैं एब्जॉर्प्शन की, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड दीज एप्लीकेशंस thoroughly फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर रखी है, तो इनमें से लाइक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिनका मैं आपको एक बार एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू मेक श्योर दैट एनसीईआरटी से आप इनके एग्जांपल्स भी देख रहे हो, ठीक है, बिकॉज इनसे ऐसा एडवांस में तो नहीं बनता है इस तरीके का क्वेश्चन कि यू नो ऐसे एग्जांपल पूछ लिया और समथिंग, बट मेंस में, सीईटी के एग्जाम में, बिट्स के एग्जाम में डेफिनेटली मतलब ऐसा क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन नोटिस करोगे, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, तो जैसे मैंने आपको बताया था दैट एक वेसल के अंदर इवन इफ ट्रेसेस में गैसेस प्रेजेंट रह जाती हैं आफ्टर अ सक्शन पंप इज यूज्ड टू रिमूव देम, तो वो ट्रेसेस ऑफ गैसेस को रिमूव करने के लिए हम एक एडसॉर्बेंट यूज कर सकते हैं। हम चारकोल का पीस डाल के बची हुई ट्रेसेस ऑफ गैसेस भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। गैस मास्क में मैंने आपको बताया था दैट व्हाट कम्स ऑफ हेल्प इज प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। तो गैस मास्क में जो ये हार्मफुल गैसेस होती हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड या SO2, दे गेट एब्जॉर्ब्ड मोर एज कंपेयर टू द गुड गैसेस N2O2 H2, इनकी जगह पर ये जो इजीली लिक्विफाइबल या मोर हार्मफुल गैसेस है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, राइट? ह्यूमिडिटी कंट्रोल में काम आता है। सिलिका जेल का एग्जांपल, एल्यूमिनियम जेल का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया था, ये रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन, ये शुगर इंडस्ट्री में जो शुगर सोल्यूशन को कलरलेस बनाया जाता है यूजिंग चारकोल बेड्स। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस जो है, ये मैंने ऐसे येलो में हाईलाइट करा हुआ है बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इन अ बिट मोर डिटेल in this remaining part of the lecture, that how adsorption is the fundamental behind heterogeneous catalysis, ठीक है। then you have सिक्स्थ एप्लीकेशन यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो जैसे यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये गैसेस के बीच में जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं उनका ऑर्डर होता है ग्रेटर द साइज और ग्रेटर द मॉलिक्यूलर वेट, ग्रेटर इज द वंडरवॉल फोर्स, राइट? So because of this difference in van der Waal forces, their extent of adsorption also changes or differs from gas to gas, right? So charcoal पर अगर हम देखेंगे तो helium का extent of adsorption will be lesser as compared to say argon या neon, and this then can be used for separating their mixtures. Not 100% separation, but some degree of separation. Then ये softening of जो वाटर है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले भी। तो इसमें कैसा होता है, जो वाटर की हार्डनेस कौन से आयन से आती है,
लाइक कैल्शियम 2+ आयंस होते हैं या मैग्नीशियम आयंस होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वाटर हार्ड, राइट? तो उनको अगर वाटर में से रिमूव करना होता है तो हम लोग ऐसे कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं, वी कॉल देम आयन एक्सचेंज रेजन्स और जियोलाइट्स, एंड दे आल्सो वर्क बेस्ड अपॉन दिस प्रिंसिपल ऑफ एडसॉर्प्शन। तो वो क्या करते हैं, जो ऐसे कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस होते हैं हार्ड वाटर के, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी जगह फिर ऐसे ये Na+ आयंस छोड़ देते हैं सोल्यूशन में। So that is also, then there are medicines which work based upon this phenomena of adsorption, ठीक है? इनफैक्ट जैसे आप लोगों ने अभी एक रिसेंट टर्म्स में कोविड वायरस के बारे में भी पढ़ा होगा, तो कोविड वायरस भी कैसा होता है, मतलब उसमें आपने ऐसे उसका देखा है, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दैट देयर आर सर्टेन स्पाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट which bond with the human cell, that the कोरोना वायरस का जो मॉलिक्यूल है, जो वायरस है, उसके ऊपर देर आर सर्टन ऐसे सरफेस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो कि ह्यूमन जो सेल है उनके साथ बाइंड करते हैं। तो वो भी ऐसा क्या है, वो भी एक्चुअली फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन है, क्योंकि देर आर स्पेसिफिक शेप्स ऑफ दीज रिसेप्टर लोकेशन ऑन द ह्यूमन सेल, एंड जो ये कोरोना वायरस के स्पाइक्स हैं वो उन शेप्स को कॉम्प्लीमेंट करके ह्यूमन सेल्स के साथ में अटैच हो पाते हैं, एंड देन दे आर एबल टू देन पेनिट्रेट इनसाइड द सेल। तो इनफैक्ट मेडिसिन में या फार्मा इंडस्ट्री में, राइट, ये जो एडसॉर्प्शन का फिनोमेना होता है ड्रग डिजाइनिंग में बहुत क्रूशियल होता है कि कौन सा हम लोग ऐसा मॉलिक्यूल डिजाइन करें जो कि पर्टिकुलर सरफेस साइट्स को जाके बाइंड करके उनको यू नो डीएक्टिवेट करे। इनफैक्ट बहुत सारे होते हैं, आपने कभी ऐसे पढ़ा है कैफीन, हाउ कैफीन वर्क्स इन यू नो डिक्रीजिंग द स्लीपिंग टेंडेंसी? तो उसमें भी ऐसा ही होता है दैट दिस प्लेज अ रोल, एडसॉर्प्शन फिनोमेना। ठीक है, जनरली ऐसे ही कभी मौका मिले, टाइम मिले तो गूगल करना। ठीक है, देन लास्ट में क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। दिस इज आल्सो समथिंग व्हिच यू शुड कीप इन माइंड, एंड वैसे तो आपको ये ऑर्गेनिक में पढ़ाना चाहिए क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस के बारे में, अदरवाइज आप लोगों के ये जो लैब मैनुअल होते हैं, ठीक है, उसमें डेफिनेटली क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो जरूर पढ़ना। तो कौन सा चैप्टर? दैट इज यर सो क्रोमैटोग्राफी इज बेसिकली सेपरेशन टेक्निक, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन करने में काम आता है। तो अब देर आर मेनी सिचुएशंस जहां पर हम लोगों को सब्सटेंसेस के मिक्सचर्स को आपस में सेपरेट करना होता है। तो जैसे ऑर्गेनिक में भी यू विल कम अक्रॉस दिस नीड, जब आप ऐसे प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या उनका ऐसे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स पढ़ रहे होंगे, तो उसमें यू कम अक्रॉस क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक सेपरेटर कंपोनेंट्स। इनफैक्ट आप लोगों का जो ये एनसीईआरटी का, मतलब आप लोग तो खैर महाराष्ट्र बोर्ड में अभी पढ़ रहे होंगे, बट एनसीईआरटी के लैब मैनुअल जरूर देखना। आप लोगों को आइडिया नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लैब मैनुअल दैट एग्जिस्ट्स। यस सर। तो देयर आर एवरी ईयर क्वेश्चंस दैट गेट आस्क्ड फ्रॉम दीज लैब मैनुअल्स एज वेल। फिजिक्स में तो स्पेशली पूछते हैं, केमिस्ट्री में भी ऑफ लेट पूछने लग गए, ठीक है। तो ये जो लैब मैनुअल होती है उनमें ऐसे क्रोमैटोग्राफिक एनालिसिस के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट है, तो उस एक्सपेरिमेंट को जरूर से पढ़ना, उस एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स और कॉन्सेप्ट्स को भी जरूर से समझना, ठीक है। द अंडरलाइंग फिनोमेना और द अंडरलाइंग प्रिंसिपल दैट इज देयर इन दैट इज दिस फिनोमेना ऑफ एडसॉर्प्शन। मतलब इसमें एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली जैसे कॉलम क्रोमैटोग्राफी होती है, ठीक है, तो कॉलम क्रोमैटोग्राफी में मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ।
ऐसे कॉलम तैयार करते हैं और उस कॉलम के अंदर ऐसे एडजॉर्बेंट डाल देते हैं, एडजॉर्बेंट के ऐसे लाइक लेयर्स लगा देते हैं। फिर ऊपर से ऐसे हमारा जो मिक्सचर है वो पोर करते हैं, जो मिक्सचर था उसको पोर करते हैं, वो नीचे ग्रेविटी के इफेक्ट से ट्रिकल करता है। अब उस मिक्सचर में जो ज्यादा एडजॉर्ब होते हैं स्पीशीज, वो यहाँ पे ऊपर ठहर जाते हैं, बिकॉज वो सरफेस साइड्स पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। फिर जो कम एडजॉर्ब होते हैं, ठीक है, वो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, फिर नीचे वाली साइड्स पे ठहर जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो ज्यादा एडजॉर्ब होता है वो प्रेफरेंशियली एडजॉर्ब हो जाता है, वो सरफेस साइड्स ऑक्यूपाई कर लेता है, तो बाकी सब फिर रिस्क के लाइक ट्रिकल होके नीचे आता जाता है। फिर जो सबसे कम एडजॉर्ब होता है वो या तो एंड में मिलता है या फिर वो एक्चुअली ऐसे निकल जाता है at the bottom, it gets collected. So different components of the mixture, depending upon their extent of adsorption, can get separated through such ways. ठीक है, this is called as column chromatography. तो आप उस लैब मैनुअल में जरूर देखना। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस कैटालिसिस वाला पार्ट, ये यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो दो तीन लाइक इंट्रोडक्टरी एस्पेक्ट्स हैं अबाउट कैटलिस्ट, ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप इसका रीडिंग करो, होमोजेनियस, हेट्रोजीनियस, एंड लुक एट द एग्जांपल्स। ठीक है, क्विक रीडिंग कर लो दिस इंट्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट का। पढ़ा सबने ये? Yes, sir. All right. Now, YouTube खोल सकते हो आप लोग पैरेलल में, या चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर मेरे इसकी स्क्रीन को खुलता है तो। कहाँ है YouTube? Adsorption theory of heterogeneous catalysis। हाँ, ये वाला वीडियो अगर आपको मिलता है तो या तो आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे प्ले करूंगा तो हो सकता है थोड़ा लैग आए, बट देख लो। आवाज आ रही है तुम लोगों को जो इस वीडियो की रहती है, मेरे को बता देना। Addition reactions of Yes, sir. alkenes. The most important reactions of alkenes are addition reactions. One of the industrially significant examples of addition reaction is the hydrogenation reaction of vegetable oils, which contain unsaturated hydrocarbons having double bonds. In the presence of a nickel catalyst, hydrogen gets added onto the unsaturated hydrocarbons, and they are converted into saturated hydrocarbons. This reaction converts vegetable oils into margarine. For simplicity, we will study the hydrogenation reaction with the simplest unsaturated hydrocarbon,
which is ethene molecule. This reaction proceeds through 4 different steps. Initially, ethene molecules are adsorbed on the surface of nickel. Adsorption increases the concentration of ethene on the surface of a catalyst, which helps in increasing the rate of the reaction. During adsorption, the double bond between carbon atoms breaks, and new bonds are formed between carbon and the surface of the catalyst. Simultaneously, hydrogen molecules also get adsorbed onto the surface of nickel. Here, they get broken down into hydrogen atoms. These hydrogen atoms can move over the surface of nickel. Of these hydrogen atoms, the one which diffuses close to the original ethene molecule breaks the old bond between carbon and nickel, and a new bond between the carbon atom and hydrogen atom gets formed. The end of the original ethene, where a new bond is formed, now breaks free of the nickel surface, and eventually the other end also breaks free. Thus, the product ethane is now entirely free. And this leaves space on the surface of nickel to adsorb more ethene and hydrogen. Summary. We have studied the hydrogenation reaction of ethene. Ethene gets adsorbed on the nickel catalyst. The double bond between the carbon atoms breaks. Simultaneously, hydrogen molecules also get adsorbed onto the surface of nickel. Hydrogen gets added to the ethene molecule, resulting in the formation of ethane. ठीक है, समझ में आया ये? तो इसको यहाँ पर अब वापस से रिटन फॉर्म में भी देख लेना. The how adsorption theory of heterogeneous catalysis is. तो ये क्लासिक एग्जांपल है C2H4 getting adsorbed by nickel and H2 gas getting adsorbed by nickel. Chemical adsorption happens and resulting in formation of C2H6 gas. तो इसमें कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं? पहले जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स एक एक करके नोटिस करते जाना. जो एडसॉर्ब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो कैटलिस्ट की सरफेस पे एडसॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, पहले फिजिकल एडसॉर्प्शन होती है, लाइक जो मॉलिक्यूल्स है वो निकल के सरफेस के पास में आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हैपनिंग जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के खुद के बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रेन होने लगते हैं, वो वीकन होने लगते हैं, एंड देन जो ये फिजिकल एडसॉर्प्शन है वो केमिकल एडसॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है. राइट, ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है एंड ये निकल के एटम्स के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज केमिसॉर्प्शन. ठीक है, जिसके पहले फिजिकल एडसॉर्प्शन हुआ फॉलोड बाय केमिकल एडसॉर्प्शन. ठीक है, नाउ ऐसा होने से दो चीजों में हेल्प होती है. एक तो क्या होता है, जो सरफेस है कैटलिस्ट की वहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाता है एज कंपेयर टू हवा में, बल्क में. दूसरा, बिकॉज ऑफ दिस जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब आप यही रिएक्शन को इमेजिन करो कि अगर यही रिएक्शन विदाउट द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट होना होता, राइट, तो उसमें कैसा था, ये ऐसा C2H4 का मॉलिक्यूल है और ये H2 का मॉलिक्यूल है, इनको करेक्ट एनर्जी एंड करेक्ट ओरिएंटेशन, इन दोनों बैरियर्स को ओवरकम करके लाइक दे विल हैव टू फॉर्म द इथेन का मॉलिक्यूल. राइट, तो हवा में ये हो पाना काफी डिफिकल्ट होता, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड प्रॉपर एनर्जी बैरियर ओवरकम हो पाना. बट यहाँ पर क्या हुआ, निकल की सरफेस पर पहले तो ये गैसेस एब्जॉर्ब हो गए, तो निकल की सरफेस पे इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग गया. ठीक है, दैट हेल्प्ड. दूसरा, व्हेन दे गेट केमिकली एब्जॉर्ब तो क्या होता है, इनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो आपस में वीक हो जाते हैं, और फिर जो ये नेबरिंग साइट्स में
प्रेजेंट होते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, लाइक एक नेबरिंग साइट पर इथिन एडजॉर्ब हुआ, दूसरी नेबरिंग साइट पर H2 एडजॉर्ब हुआ, तो इनके बीच में अब इंटरमीडिएट बनना relatively आसान हो जाता है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो बनना आसान हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम हो जाता है। एंड वंस दिस प्रोडक्ट गेट्स फॉर्म्ड, ठीक है, C2H6 गेट्स फॉर्म्ड, तो C2H6 isn't something which is absorbed by nickel as a catalyst, because हमने नोटिस किया है that this chemical absorption is highly specific in nature. तो वंस दैट प्रोडक्ट गेट्स फॉर्म, तो वो इजीली डिसॉर्ब भी हो जाता है, सरफेस छोड़ के निकल भी जाता है, एंड वापस से द सरफेस साइड गेट्स रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। कोई डाउट है इसमें, कुछ स्पेसिफिकली पूछना हो, समझना हो? ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें एडिशनली रोल ऑफ प्रमोटर एंड रोल ऑफ इनहिबिटर समझ लेना। रोल ऑफ प्रमोटर, लाइक यू हैव कम अक्रॉस दीज वर्ड्स प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स पहले ना, तो जैसे क्लासिक एग्जांपल जैसे हेबर्स प्रोसेस में आयरन इज द कैटलिस्ट एंड मॉलिबेडनम एक्ट्स एज अ प्रमोटर। तो ये मॉलिबेडनम कैसे काम करता है ये हमें अभी लाइक इस थ्योरी के हिसाब से थोड़ा और अच्छे समझ में आता है, दैट इट इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट। वो खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, राइट? कैसा होता है, ये जो प्रमोटर है, जैसे ये मॉलिबेडनम प्रमोटर है, तो वो कैटलिस्ट की इंटरस्टिशियल साइट्स में जाकर उनका सरफेस एरिया बढ़ा देता है, एंड एज अ रिजल्ट इट हेल्प्स इन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द कैटलिस्ट। समझ में आया प्रमोटर का रोल कैसा रहता है? रीड कर लो एक बार इसको, समझ लो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, ऐसे इनहिबिटर का रोल रहता है, इनहिबिटिंग पॉइजंस डू विद द हेबर्स प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड विल एक्ट एज अ इनहिबिटर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा, ये आयरन कैटलिस्ट की सरफेस की लोकेशन में जाके बैठ जाएगा, प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर जो ये N2H2 गैसेस है इनका एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाएगा, इट विल प्रैक्टिकली किल द कैटलिस्ट। समझ में आया रोल ऑफ प्रमोटर एंड इनहिबिटर? Yes, sir. ठीक है, then there are these additional terms which you should be aware about when we talk about this phenomena of catalysis। like जो concept है वो तो हमने समझ लिया है, अब ऐसे ये कुछ terms और इनके examples, ठीक है, जैसे मैंने बताया theoretical chapter है तो you can't afford to miss on these terms or these examples। तो positive catalyst क्या होता है, negative catalyst क्या होता है, right? auto catalysis क्या होता है, ये कुछ कुछ terms हैं जिनके बारे में आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए और उनके एग्जांपल ध्यान में रहने चाहिए। तो जैसे एक बार पढ़ लो, एक बार यू गो थ्रू दिस एंड देन आई विल आल्सो एक्सप्लेन कपल ऑफ पॉइंट्स हियर एंड देयर। ठीक है, ऑटो कैटालिसिस वाले एग्जांपल्स ध्यान में रख लेना, काफी कॉमन क्लासिक एग्जांपल्स हैं। तो इनमें कैसा रहता है दैट जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियली स्लो रहता है, बट जो प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, तो विद टाइम द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, इवेंचुअली ऑफ कोर्स इट विल डाई डाउन बिकॉज रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं, बट देयर इज एन इंक्रीज इन द बिगिनिंग।
ठीक है, जो कैटालिसिस हमने ऊपर डिस्कस किया वो प्राइमरली हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हमने डिस्कस किया, दैट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कैसे एडसॉर्प्शन फिनोमेना यूज करता है। होमोजीनियस कैटालिसिस में ऐसा एडसॉर्प्शन नहीं होता, होमोजीनियस में लाइक सभी के सब एक ही फेज में होता है, so there is nothing like adsorption that happens. ठीक है, इंड्यूस्ड कैटालिसिस इज लाइक समथिंग दैट एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है। तो उसमें ये क्लासिक एग्जांपल रहता है जैसे सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड का। ठीक है, दैट सोडियम सल्फाइड जो है वो इजीली सोडियम सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, बट सोडियम आर्सेनाइड डजंट रियली ऑक्सीडाइज दैट इजीली बाय इटसेल्फ। बट अगर दोनों को साथ में रख देते हैं तो सोडियम आर्सेनाइड भी ऑक्सीडाइज हो जाता है बहुत इजीली। सो इट इज द सल्फाइड का ऑक्सीडेशन व्हिच इज कैटलाइजिंग द आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन। So it is an example of induced catalysis. ठीक है, रीड कर लिए टर्म्स और एग्जांपल्स। Yes. Sir, हाँ बोलो। sir, can you please re-explain the inhibitors? I didn't actually understand it properly. Inhibitor is just ये जो there are certain substances which act as catalytic poisons. We call them as inhibitors. So what happens is that those occupy the surface sites preferentially and then block those surface sites. So अब जैसे आयरन कैटलिस्ट है, उसकी सरफेस पर ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड आके बैठ गया तो फिर ये रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे ना। So Understood. that is what an inhibitor is. ठीक है, देन यहाँ पर एक ये लास्ट कैरेक्टर्स ऑफ कैटलिस्ट ऑब्जर्व कर लेना। नाउ इसमें जो रेड में लिखे हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट 1 4 5 6, ये आपने पहले ही थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स या केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। बुलेट पॉइंट 1, बुलेट पॉइंट 4, बुलेट पॉइंट 5 एंड 6। ठीक है, रीड कर लो। और जो ग्रीन वाले हैं दोज आर न्यूअर लर्निंग्स दैट आर समथिंग दैट कम फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, रीड कर लो ये कैरेक्टरिस्टिक्स। रीड कराइए बुलेट पॉइंट्स। Yes, sir. ठीक है, इसके नीचे दो और कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। ये भी आपके लिए नए हैं, व्हाट इज एक्टिविटी एंड व्हाट इज सिलेक्टिविटी। तो यहाँ पे नोटिस करना, जो एक्टिविटी वाला पार्ट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस दैट हम लोग ऐसे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये कहना चाह रहा है कि when we talk about this chemisorption, ठीक है, तो हमें उसमें चाहिए कि जो रिएक्टेंट्स है वो अब्जॉर्ब रहे बट रीजनेबली स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्ब रहे। ठीक है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी अब्जॉर्ब नहीं होने चाहिए कि वो इतने स्ट्रॉन्ग अब्जॉर्ब हो गए कि इमोबाइल हो गए, मूव नहीं कर पा रहे इधर से उधर, तो फिर वो आपस में ये ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे। ठीक है, and we of course don't want the adsorption to be weak also, so it has to be a balance between the two, right? तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ adsorption है वो what we find in that D block के एलिमेंट्स में ऐसे ग्रुप 5 से ग्रुप
11 बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, ठीक है, एक्टिविटी जो है कैटलिस्ट की, तो बीच वाले जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 7 to 9, वो सबसे अच्छे रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस बिटवीन absorbing the gases in a reasonably strong manner, not too strong कि they become immobile, but in a reasonably strong manner, ठीक है. देन एक और कैरेक्टरिस्टिक जो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कैटलिस्ट का, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी. दिस इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो जैसे आप ये एग्जांपल नोटिस करोगे, सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस, but depending upon the catalyst that is there, the final products are varying. So this is called as selectivity. This is the ability of the catalyst to direct towards a particular set of products. In fact, इस selectivity का एक और example which is called as shape selective catalysis, ये आपको definitely ध्यान में रखना पड़ेगा. These are called as their examples are called as zeolites. तो zeolites are certain substances जिसमें shape of जो catalyst रहता है, shape and size of the pores that are there in the catalyst, they actually decide or govern the kind of product that is going to form. Okay, so these zeolites, they are microporous aluminosilicates, 3D network of microporous aluminosilicates. तो इनका जो पर्पस है, ठीक है, इनका जो ये 3D नेटवर्क होता है, इसमें जो शेप्स एंड साइज ऑफ ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, they actually are deciding that which reactants and products molecules are going to undergo reaction. ठीक है, तो ये सब एनसीईआरटी में आप रीड करोगे तो आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा. ठीक है, ये समझ में आया एक्टिविटी सिलेक्टिविटी? हाँ सर. ठीक है, फिर तो बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, मैं इनके आंसर्स एक्चुअली रब करके आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, फिर एक ये एंजाइम कैटालिसिस वाला पार्ट है, इसको बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना बिकॉज दिस इज मोर रेलेवेंट फॉर बायो स्टूडेंट्स, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए. आप लोगों के लिए इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, एंजाइम कैटालिसिस वाला पार्ट है, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, डोंट नीड टू बॉदर मच अबाउट इट. फिर ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप ट्राई करना, इनके आंसर्स मैं रब कर दूंगा. एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग कोलॉइड्स वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, ये नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा. ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो फिर आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके आगे कंटिन्यू कर लेंगे. ठीक है, थैंक यू सर. चलो, Thank you, sir. ऑल राइट गाइस, थैंक यू, बाय बाय.